नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। जैसा कि अभी तक हमारा जो चैप्टर चल रहा था वर्क पावर एनर्जी, इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया है। आज उसी का एप्लीकेशन जो है कोलिजन। कोलिजन आप सबको पता है कि टकराव जो होती है। अगर दो बॉडी एक दूसरे से आपस में टकराते हैं, उनके वेलोसिटी पे क्या चेंजेस आते हैं, उसका हम एनालिसिस आज के लेक्चर में करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको देखने से पहले वर्क पावर एनर्जी में जो हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा था और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एनर्जी सीखा था, वो सब आपको पता होना चाहिए। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में हमने जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सीखा था वो सब आना जरूरी है। वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो आपका कोलिजन का एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज का सेशन चालू करते हैं। तो देखो, जैसा कि नाम से पता है कोलिजन, कोलिजन का मतलब आप लोगों ने सबसे पहले मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूँ दैनिक जीवन के। अभी आप लोग जैसे रोड पे जा रहे हैं, आप देखा होगा कि ट्रक से कभी कार टकरा जाती है, बाइक टकरा जाती है, तो देखता होगा ट्रक की स्पीड में कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन बाइक की स्पीड में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाते हैं। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है दोनों ट्रक और बाइक, तो बाइक कितना दूर जाके गिरती है आपने देखा होगा। वो सब उसके मास और वेलोसिटी पे ही डिपेंड करती है एक दूसरे के। तो उसी का हम लोग यहाँ पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कोलिजन का। तो चलिए पहले डिफिनीशन रीड करते हैं, फिर इसका हम इक्वेशन डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल एग्जाम में आते कैसे हैं उसके एप्लीकेशन एक एक करके सीखेंगे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं शांति से आप 45 से 50 मिनट देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए डिफिनीशन रीड करते हैं। A collision is said to have taken place if two bodies interact with each other and undergo a change in momentum and are kinetic energy। देखो, ये कह रहा है कि कोलिजन तब हम कहेंगे कि अगर दो बॉडी जब एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, उनके मोमेंटम और जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें चेंज आ जाता है। कैसे आता है? आप एग्जांपल के थ्रू ये देखिए, मैंने 3 डायग्राम लगाया हुआ है, आप यहाँ से समझ सकते हो। देखो, एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है और वेलोसिटी u1 है। एक दूसरी बॉडी बी है जिसका मास m2 है और वेलोसिटी u2 है। ये दोनों U1 और U2 वेलोसिटी से मूव कर रहे थे। कुछ समय पश्चात ये दोनों बॉडी आपस में टकरा गई। देखो, जब टकराई तो क्या-क्या हुआ? अब जब ये टकराई हैं तो एक दूसरे का मास से जब टकराई हैं तो बॉडी ए और बॉडी बी दोनों एक दूसरे पे कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगी, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर कांटेक्ट सरफेस आता है तो फोर्स लगता है कि नहीं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जितना फोर्स बॉडी बी ए पे लगाएगी उतना ही फोर्स बॉडी ए बी पे लगाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ए द्वारा बी पे जितना फोर्स लग रहा है सेम अमाउंट उसके अपोजिट फोर्स लगाया जा रहा है कोलिजन के दौरान। अब देखो, जब कोलिजन हुआ वो तो बहुत ही शॉर्ट इंटरवल टाइम के लिए होता ना, 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि कोलिजन के बाद आपका जो बॉडी ए थी वो V1 वेलोसिटी से मूव करने लगी और जो बॉडी बी थी वो V2 वेलोसिटी से मूव करने लगी। तो आई होप आपको कोलिजन का क्या होता है वो सब समझ में आ गया होगा, और इसका हम कैसे इक्वेशन डिराइव करेंगे वो आगे आने वाले सेशन में भी एक एक करके क्लियर होता जाएगा। अभी जस्ट आप ओवरव्यू समझिए। दो बॉडी है m1 m2 मास की, u1 u2 वेलोसिटी से मूव कर रही थी। कुछ टाइम बाद ये दोनों एक दूसरे से टकराई। तो यहाँ पे देखो, ए बी द्वारा ए पे फोर्स लग रहा है, यहाँ ए द्वारा बी पे फोर्स लग रहा है। इनका लाइन ऑफ एक्शन फोर्स के टकराने के बाद बॉडी ए V1 वेलोसिटी से मूव करने लगी और बॉडी बी V2 वेलोसिटी से। ये वही सीन है कि एक ट्रक और एक बाइक आ रही थी U1 U2 स्पीड से। ट्रक और बाइक ने टकराया, फिर ट्रक की वेलोसिटी में से प्रैक्टिकली कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, वो हैवी मास है, उसका अलग केस हम देखेंगे। लेकिन दूसरे का वेलोसिटी बहुत ही ज़्यादा चेंज आ जाती है। या दो, अगर आप दो सिमिलर बाइक ले लो, U1 U2 वेलोसिटी से आ रही हैं, जैसे ही टकराएं तो देखा होगा रोड पे दोनों बाइक कुछ दूर तक चलने लगती हैं कि नहीं। तो वही, एक का स्पीड V1 है, एक का स्पीड V2 है।
देखो, मैं आपको दैनिक जीवन से इसलिए प्रॉब्लम रिलेट कर पा रहा हूँ ताकि आप उसको समझ पाओ। जो भी हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम क्यों कर रहे हैं, ये पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, कोलिजन के कुछ टर्मिनोलॉजी है, उसको सीख लेते हैं, फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखो, जो कोलिजन होता है, वो बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, फिर उसके सब टाइप हैं, वो आगे देखेंगे। पहला होता है हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन का मतलब पता है ना, कि दोनों हेड का नाम से ही मतलब है कि सामने-सामने सारे हेड का आपको पता है, सर बोलते हैं ना, तो जैसे 2 बॉडी आ रहे हैं, वो सामने-सामने आपस में ही टकरा गई हैं। तो चलिए, अब उसको लैंग्वेज में कैसे एक्सप्लेन किया है उसको समझते हैं। इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। देखो, कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट एक टक्कर हो चुकी है, उसके बाद ऑफ द इम्पल्स एक्टिंग एट द इंस्टेंट ऑफ कोलिजन, देन इट इज कॉल्ड एज हेड ऑन और डायरेक्ट कोलिजन। देखो, ये करा कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द इम्पल्स। देखो, जब दोनों बॉडी आपकी टकराई, ए और बी, तो उनका देखो, उनके बीच में अगर बहुत कम टाइम के लिए फोर्स लगा है, तो वहाँ क्या आता है? इम्पल्स आता है। अगर फोर्स बहुत कोई बहुत हैवी फोर्स बहुत कम टाइम के लिए लगता है, तो वहाँ इम्पल्स आता है। तो जो उनका इम्पल्स है, लाइन ऑफ इम्पल्स, उसी को यहाँ लाइन ऑफ कोलिजन बोला गया है। उसके अलोंग ही वेलोसिटी देखो v1 है और v2 है, तो इसको हम कहेंगे हेड ऑन कोलिजन। कि अगर उनके कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग में मूव कर रही है, तो उसको हम हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो चलिए, आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है लाइन ऑफ इम्पैक्ट। देखो, ये सब समझ लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें फिर से आएगा। लेकिन अगर आपको टर्मिनोलॉजी पता रहेगी, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए समझते हैं लाइन ऑफ इम्पैक्ट। The line of impact is the line along which the impulsive force act on the body। तो देखो, लाइन ऑफ इम्पैक्ट आपका वो है कि जिस लाइन के अलोंग आपका इम्पल्सिव फोर्स, जैसे 2 बॉडी आके टकराई, मैंने फोर्स में आपको समझाया था ना, कोलिनियर फोर्स ये सब जो होते थे, वही है कि इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन पे आपका फोर्स का एक्शन हुआ है, उसी को बोल रहा है। अब इसको हम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसका यहाँ प्रोसीजर है। टू फाइंड इट, अब आप कैसे पता चलेगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट है क्या? टू फाइंड इट, ड्रा द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टू बॉडीज। देखो, जब 2 बॉडी, यहाँ देखो, एक बॉडी va स्पीड से आ रही है, दूसरी बॉडी vb स्पीड से आ रही थी, दोनों आके आपस में टकरा गई है। अब जब टकराई, तो इनका लाइन ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग ही आपका फोर्स ट्रांसफर हुआ है। ए ने बी पे लगाया है और सिमिलर फोर्स बी ने ए पे लगाया है। तो बोल रहा है कि जहां है वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो, एक टेंजेंट। जब ये टकराई, तो यहां से मैंने क्या डाला? एक टेंजेंट। अब जो ये टेंजेंट है, ड्रा अ नॉर्मल टू द टेंजेंट एट द पॉइंट। देखो, जब ये टकराई, तो इनका टेंजेंट तो यही आएगा, ये जो ऊपर है प्लेन ऑफ कांटेक्ट। फिर इनके नॉर्मल, इनका नॉर्मल यही है ना, नॉर्मल फोर्स, ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है। Draw normal to the tangent at the point. This normal line is known as line of impact। देखो, इनके नॉर्मल आप एक लाइन ड्रॉ करो, और इसी लाइन को हम लाइन ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। देखो, 2 बॉडी आके टकराई, हमने इन पे एक टेंजेंट डाला, जो है प्लेन ऑफ कांटेक्ट है, मैंने यहाँ दिखाया हुआ है। और ये कैसा कोलिजन है, यहाँ लिख देता हूँ, सेंट्रल कोलिजन है। तो इनके जहां पे टेंजेंट है, इनके नॉर्मल मैंने लाइन ड्रॉ किया, और वही आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट आएगा। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। जनरल सी बेसिक टर्म है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको आइडिया होना जरूरी है। चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं। देखो, अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो, आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, अगला टॉपिक देखते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, इसको हम ई से डिनोट करते हैं। अब होता क्या है, अब देखो, अगर 2 बॉडी टकराई, ऐसा तो है नहीं ना कि पहली का एनर्जी पूरा दूसरे में ट्रांसफर हो जाए, या दूसरी का पहले में। जैसे आप जमीन से, आप किसी हाइट से जमीन पे एक बॉल गिराते होंगे, जब बॉल जमीन पे टकरा के वापस रीबाउंस करता है, तो उसकी कुछ एनर्जी वहां चली जाती है। तो उसी फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी को दिखाने के लिए हम कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लाते हैं, कि जब कोई
दो सरफेस आपस में टकरा रहे हैं, तो उसमें कितना एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि सारी एनर्जी देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। तो यहाँ वही है कि अगर दोनों बॉडी में एक दूसरे की एनर्जी नहीं ट्रांसफर हुई, तो एनर्जी जो लॉस हो रही है इम्पैक्ट पे, उसी को हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब आइए उसका डेफिनेशन रीड करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्पीड। देखो ध्यान से देखना, रिलेटिव है। अगर आपने काइनेमेटिक्स का लेक्चर अटेंड किया होगा, वहाँ रिलेटिव का एकदम मैंने डिटेल में समझाया हुआ है। अगर कुछ भी डाउट है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, एक बार जाके उसको देख लीजिए। Relative speed of separation between the two bodies after the collision to relative speed of approach between the two bodies before collision along the line of impact। देखो ये कह रहा है कि आपका जो इसका डिफिनीशन होता है, अगर मानो इसका मैं आगे अभी एकदम डिटेल में पूरा ड्राइंग करके आपको दिखाया हूँ, अभी आप केवल फार्मूला समझिए। इसको हम ई से दिखाते हैं, ई इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। चलो यहाँ मैं दिखा देता हूँ। अगर एम बॉडी है, आपका मास m1, ये आपकी जा रही है u1 स्पीड से। इसी तरह एक बॉडी है जिसका मास है m2 और ये जा रही है u2 स्पीड से। यहाँ आके ये टकराएं, टकराने के बाद मास m1 जो था वो आपका v1 स्पीड से जाने लगा, और जो मास आपका m2 था वो आपका v2 स्पीड से जाने लगा। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी अगर इसका हमें लिखना हो इसके रेस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे? E इक्वल टू आपका इन दोनों का डिफरेंस आएगा u1। आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? ये जो आ रही रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, और ये है आपका सेपरेशन जब जा रही है, टकराने के बाद की वेलोसिटी। इसको याद रखना। अभी चलो पहले अप्रोच और सेपरेशन आपको मैं समझाता हूँ डिटेल में, फिर इसके बारे में वापस आते हैं। अभी आप इतना डिफिनेशन याद रखिए कि कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एक रेशियो है रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन और रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच का। अब अप्रोच और सेपरेशन होते कैसे हैं, टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी एग्जांपल्स लेके आया हुआ हूं, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो और आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ दो पार्टिकल हैं, एक है ए और एक है बी। ए की वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखो जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच आएगा, अप्रोच ए बी की तरफ, देखो ए की वेलोसिटी ज्यादा है और बी की कम है, तो ए क्या कर रहा है? बी की तरफ आ रहा है कि नहीं, उसी को बोलेंगे अप्रोच कर रहा है उसकी तरफ। अगर दूर भागेगा तो हम सेपरेशन बोलेंगे। तो चलो इसका जब देखो रिलेटिव हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? 4 माइनस 2, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह बी को देखो, देखो अप्रोच होगा जब वो आके मिल जाएंगे, सेपरेशन होगा जो दूर भाग रहे होंगे, मिलेंगे नहीं कभी। दूसरा केस है अप्रोच का। देखिए, देखो अप्रोच आप कैसे किसी को करते हो? अगर दो लोग एक तरफ आ रहे हैं, मानो आप इस तरफ से जा रहे हो, वो भी इस तरफ से, या एक आदमी है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आप 5 मीटर पर सेकंड के उसके पीछे जा रहे हो, तो आप कुछ न कुछ दूर जाके उससे मिल ही जाओगे, तो उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। इसी तरह अगर जिसका आप पीछा कर रहे हो वो 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और आप 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे हो, तो क्या आप उसको कभी पकड़ पाओगे? कभी नहीं। तो उसको बोलते हैं सेपरेशन। ऐसे आप समझिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है, ए आ रही है बी की तरफ और बी भी आ रहा है ए की तरफ, तो ये दोनों कहीं ना कहीं आके मिलेंगे, तो ये भी क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह आप सी एग्जांपल देखो, ये सेपरेशन के दो एग्जांपल्स हैं। अब देखो यहाँ बॉडी बी का वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है और बॉडी ए की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो ए ने बी का पीछा किया, क्या ए कभी बी को पकड़ पाएंगे? कभी नहीं। ये तो 4 से भाग रहा है और ये 2 से ही है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेपरेट दे रहा है, बी ए से मिलना नहीं चाहता, उससे भाग रहा है। इसी तरह ये डी केस देखिए, यहाँ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए 4 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है फॉरवर्ड, और ए आपका 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये दोनों भी कभी नहीं मिलेंगे, इसलिए यहाँ पे सेपरेशन आया, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, और जो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं उनको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा।
यहाँ देखो 4 में से यहाँ अगर सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं आप वी बी माइनस वी ए लगाओगे, -4 -2 ये 6 आ जाएगा। यहाँ देखो सेम है तो अगर बी के रिस्पेक्ट में ए निकालोगे तो 4 -2 2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा और यहाँ 6 मीटर पर सेकेंड आएगा। अपोजिट डायरेक्शन है वी बी माइनस वी ए और साइन के साथ रखोगे 4 + 2 हो जाएगा। अगर इसका आपको डिटेल में देखना है रिलेटिव स्पीड काइनेमेटिक्स का मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है रिलेटिव स्पीड करके, उस लेक्चर को अटेंड करिए। वहाँ एकदम डिटेल में रेफरेंस फ्रेम, ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। चलिए, आई होप आपको सेपरेशन और अप्रोच समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे उस फार्मूले को फिर से देखते हैं। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी है u1, दूसरी बॉडी है जिसकी वेलोसिटी है u2। अब ये देखो, इस जो मैंने लाइन बनाया है इस पॉइंट पे आके ये दोनों टकराए, टकराने के बाद बॉडी ए थी वो v1 स्पीड से जाने लगी और बॉडी बी थी वो v2 स्पीड से जाने लगी है। तो यहाँ देखो, जब आके टकराए हैं ये दोनों ए और बी, तो इसका मतलब है ए और बी एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे थे कि नहीं, तभी तो टकराए हैं। अगर दूर भाग रहे होते तो क्या वो कभी टकराते हैं? कभी नहीं टकराते। तो चलो, इसका कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला क्या होगा? वेलोसिटी रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। यहाँ लिख देता हूँ, अभी पहली बार लिख रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाए। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन और डिवाइडेड बाय क्या आएगा आपका? रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। देखो, रिलेटिव लेना इन दोनों का, रिलेटिव स्पीड। मैं इस पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, कॉमन स्टूडेंट बहुत सारा इस पे मिस्टेक्स होती है, कॉमन मिस्टेक्स होती है। वो सब कुछ सही करते हैं लेकिन डायरेक्शन उल्टा रखने में माइनस की जगह प्लस कर देते हैं, जिससे पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। देखो, यहाँ सेपरेशन की वेलोसिटी क्या है? ये दोनों सेपरेट होके जा रहे हैं, तो ये है आपका v2 माइनस v1। इसी तरह अप्रोच, इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? u1 माइनस u2। ये हुआ कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला। और जनरली जो आपका u की वैल्यू आती है, यहाँ लिख देता हूँ, जनरली जो u की वैल्यू आएगी, सॉरी, जो e की वैल्यू आएगी वो 0 से लेके, अब देखो यार, अगर टकराई है एनर्जी तो उससे ज्यादा होगा नहीं जितना इन दोनों की है। तो इन दोनों का अगर एक है तो कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी कितनी आएगी? 0 से लेके 1 के बीच ही आती है। कुछ सुपरसोनिक होते हैं जो टकराते हैं, वो अपने सिलेबस में है नहीं, कभी-कभी 1 से ज़्यादा हो जाती है। उसका अलग केस है, हम आगे उसको देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। अब देखो, इसके अलग-अलग केस होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो कोलिजन है 3 टाइप के डिफाइन किए गए हैं। अगर ई की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो उसको इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। ई की वैल्यू 0 से 1 के बीच होती है, इनइलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। और अगर ई इक्वल टू 0 हो जाता है तो उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। अब ये सब का पॉइंट यहाँ मैंने पूरा लिख के रखा है, इसको आप समझिए। पहला पॉइंट है, इफ द कोलिजन इज इलास्टिक। अगर आपका ई की वैल्यू 1 आ गई, मतलब इलास्टिक कोलिजन है, कोई एनर्जी की लॉस नहीं होती। अगर इलास्टिक कोलिजन है, ए की एनर्जी पूरी बी में चली जाएगी। ई एक तरह से क्या दिखाता है? लॉस ऑफ एनर्जी पर फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। अगर ई की वैल्यू 1 है तो आपका कोलिजन इलास्टिक बोला जाएगा। दिस स्टेटमेंट इज इक्विवेलेंट टू कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस केस में आपका काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, कब? इलास्टिक कोलिजन में। हेंस डू नॉट यूज दिस टू इक्वेशन सिमल्टेनियसली। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा पॉइंट, इफ कोलिजन इज इनइलास्टिक। अगर आपका कोलिजन इनइलास्टिक है, मतलब 0 से 1 के बीच आ रहा है, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन बराबर नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो वहां जो ई की देखो, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ई इक्वल टू 1 होगा तो आपका कौन सा कोलिजन है? ई इक्वल टू, अगर 0 से 1 के बीच है तो किस टाइप का कोलिजन? इसको आप नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट में रख लेना। आप प्रीवियस ईयर में देखोगे इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, इफ द कोलिजन इज कंप्लीटली इनइलास्टिक।
इक्वल टू 0। अगर जो कोलिजन है वो कंप्लीटली इनइलास्टिक है, इसका मतलब कि टकराने के बाद जो दोनों बॉडी थी एक दूसरे में चिपक गई हैं। बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, देयर इज अ मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये भी पूछता है कि किस केस में इनइलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा लॉस होगा, या इलास्टिक कोलिजन में होगा, या इनइलास्टिक कोलिजन में। तो ये आपको पता है, ये तीनों स्टेटमेंट रहेंगे तभी उसका आंसर कर पाओगे। और आपने अभी प्रीवियस ईयर का भी जो रिसेंटली जेईई मेन हुआ है, ऐसे ही कॉन्सेप्ट उसने क्वेश्चन उठाया, एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट से उठाता है और स्टूडेंट लोग उसी को इग्नोर करते हैं और एग्जामर वहीं से क्वेश्चन पूछता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन जरूर प्रोवाइड करूंगा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब इन सबका आगे डेरिवेशन ऑफ फार्मूले की तरफ हम धीरे धीरे चलते हैं। सबसे पहले एनालिसिस करते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अगर ये देखो सारा वन डायमेंशन ही हमने लिया है एक ही लाइन में, 1D पता है ना, काइनेमेटिक्स में डिस्कस किया था, सारा मोशन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। 2D होता है कि दो डायरेक्शन में होता है, एक्स और वाई दोनों में। चलिए इसका पहले हम कुछ रूल्स हैं उसको देखते हैं, क्या क्या कंजर्व रहेगा, इसके बाद इसकी एनालिसिस चालू करते हैं। इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व। देखो न्यूमेरिकल अब यहाँ से बनना चालू होंगे, अभी तक अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कोलिजन वो पीछे था उतने में आते, यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड सारे क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से समझिएगा जो डेरिवेशन मैं कराने वाला हूँ। इन इलास्टिक कोलिजन बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, मतलब आपका मोमेंटम आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और क्या कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी, ये भी कंजर्व ही रहने वाली है, मतलब ये भी कांस्टेंट ही रहेगी टकराने इलास्टिक कोलिजन में। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इन्हीं दो कंजर्वेशन से सारे फार्मूले डिराइव होंगे। अगला पॉइंट है फोर्सेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन आर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पता है ना, कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करती है तो उसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते थे, और अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड करती थी तो उसको हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बोलते थे। चलिए इसका एनालिसिस शुरू करते हैं। यहाँ देखो दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए है जिसका मास m1 है और u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है और ये u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। कुछ टाइम बाद इस पॉइंट पे आके दोनों टकराए, यहाँ पे कोलाइड हुए। कोलिजन के बाद जो बॉडी ए थी वो v1 वेलोसिटी से जाने लगी और जो बॉडी बी थी वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी। अब चलिए इसका निगमन शुरू करते हैं, जो डेरिवेशन है। सबसे पहले देखो दो अपने पास कंजर्वेशन है, इन्हीं का यूज करेंगे। पहला हम लगाते हैं लीनियर मोमेंट, लीनियर लीनियर मोमेंटम के, लीनियर क्यों बोल रहा हूँ, एक ही लाइन में है, लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉडी विल कंजर्व। लीनियर मोमेंटम का फार्मूला पता है ना आपको, लीनियर मोमेंटम ऑफ द टू बॉडीज विल बी कंजर्व। और मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो चलिए मास इनटू वेलोसिटी दोनों साइड देखते हैं, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। तो एम अगर हम बॉडी ए का लिखेंगे तो क्या आएगा, m1 u1। इसी तरह मोमेंटम अगर बॉडी बी का लिखेंगे, बिफोर कोलिजन का लिख रहे हैं, m2 u2। इसी तरह अब आफ्टर कोलिजन टकराने के बाद तो जो मोमेंटम हो कंजर्व ही रहेगा, तो m1 v1 और बी का लिखेंगे m2 v2। बस देखो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा ना, सारा डेरिवेशन कर ले जाओगे, रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसको आप रटिएगा मत, नहीं तो इतना लंबा लंबा फार्मूला है आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस बेसिक याद रखिए, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। m2 v2, बस मैं इसको अरेंज कर रहा हूँ, m1 v1 को एक साइड किया और m2 वाले मास को एक साइड किया, इधर आएगा m2 u2। यहाँ से क्या करूं, m1 कॉमन ले लेता हूं, जब m1 कॉमन ले लूंगा यहाँ बचेगा u1 माइनस v1, u1 माइनस v1। इधर से जब m2 कॉमन लूंगा यहाँ पे बचेगा v2 माइनस u2।
इसको मान देते हैं इक्वेशन 2। यहाँ तक किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है, सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया है। अब देखो मैं काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं कराऊंगा। मैंने कोफिशिएंट ऑफ, जब ये टकराए तो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन हम उसका फार्मूला यूज करते हैं। तो चलिए उसको यूज करते हैं। अब यहां से देखो फॉर इलास्टिक कोलिजन, ये हमने क्या केस लिया है, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, अभी हमने रीड किया ना, इलास्टिक कोलिजन में ई की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू आपका होती है कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन 1। देखो कभी भी क्वेश्चन करना, ई का बहुत ही ज्यादा इसमें यूज होने वाला कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, इसको आपको निकालना आना चाहिए। ई इक्वल टू क्या था, रिलेटिव स्पीड, यहाँ फिर से लिख देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, और इसका फार्मूले के टर्म में क्या था, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। देखो पेशेंस के साथ आप सीखिए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कैसा भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, एकदम इजीली हर क्वेश्चन को कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। ई इक्वल टू, अब सेपरेशन की स्पीड क्या है, सेपरेशन है v2 माइनस वी1, तो यहाँ रखते हैं ई इक्वल टू v2 माइनस वी1, और किस रिलेटिव स्पीड से अप्रोच हो रहा है, u1 माइनस u2, u1 माइनस u2। अब यहाँ E की वैल्यू क्या है, इलास्टिक कोलिजन है तो 1 इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय u1 माइनस u2। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं तो क्या निकल के आएगा, जब क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1, ये निकल के आया। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3। अब हमें v1 और v2 की वैल्यू चाहिए, ये टकराने के बाद किस वेलोसिटी से v1 मूव किया और किस वेलोसिटी से v2 मूव किया, उसी को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। क्वेश्चन में m1 m2 दिया हुआ था और u1 u2 दिया हुआ था, हमसे v1 और v2 पूछा जा रहा है। अब देखो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं कि नहीं, अगला स्लाइड में ऐड करता हूं। अब क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर द कोलिजन, जो अपना मोटो है, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन। कोलिजन के बाद इनका स्पीड क्या हुआ, v1 किस बॉडी ए थी वो की जिस स्पीड से गई उसको v1 माना है, और बॉडी जिस स्पीड से गई उसको v2 माना, अब उसको अपने को निकालना है। तो चलो इक्वेशन इसको हम देखो, यहाँ से मैं v2 इक्वल टू क्या कर सकता हूँ, v2 इक्वल टू इधर है u1 माइनस u2, और जब v1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो v1 माइनस है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस v1। इसको कुछ अभी नाम नहीं मानते हैं। अब ये जो इक्वेशन है v2, पुट v2 की वैल्यू हम किस में पुट करते हैं, इक्वेशन 1 में। जब इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं v2 की, तो देखते हैं क्या आता है, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, v1 मिलेगा, वो अरेंज हो जाएगा। जब यहाँ पे पुट करेंगे क्या था, m1 u1 प्लस m2 u2, ये तो अपने को दिया ही हुआ था, इक्वल टू m1 v1 प्लस m2। अब देखो v2 की वैल्यू हमने क्या निकाला है, v2 की वैल्यू आई है u1 माइनस u2 प्लस v1। अब यहाँ पे m2 का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, m2 u1 माइनस m2 u2, और ये प्लस प्लस है तो प्लस m2 v1। अब जब इसको आप अरेंज करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, m1 को सारे को एक साइड करते हैं, यहाँ m1 है और m2 को एक साइड करते हैं। तो चलिए इसको जब हम एक साइड करेंगे तो u1 देखो, m1 को साथ रखते हैं, यहाँ इसको m1 u1 और u1 कहाँ है, m2 u2, यहाँ इन दोनों को मैं एक साथ लेके आता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से u1 कॉमन निकाल देता हूँ। जब u1 इन दोनों में कॉमन निकालूंगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, m1 माइनस m2, देखो अरेंज कर रहा हूँ कैलकुलेशन, प्लस अब देखो m2 u2 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा,
ये ये सारे को मैंने इधर भेज दिया है। रुको मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी। एक स्टेप और लिख देता हूँ। M1 U1, अब M2 U2 U1 था, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? M2 U1। अब है प्लस M2 U2, और इधर क्या है? U2 की वैल्यू प्लस M2 U2, और इधर क्या बचा? V1 को एक साइड रखते हैं, M1 V1 प्लस M2 V2। अब यहां से देखो, इसमें U1 कॉमन ले लिया, U1 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? M1 माइनस M2 प्लस, देखो यार कुछ बायो के लोग हैं इसलिए मैं इतना डिटेल में सब डेरिवेशन कर रहा हूं, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे ये मैंने किया कि। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मैंने मैथमेटिकल टूल का एक लेक्चर बनाया हुआ है, आप जाके वहां से उसको पूरा अटेंड करिए। तो आपका कैलकुलेशन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कैलकुलेशन आपका फास्ट होगा। V1 M1 प्लस M2। अब अपने को क्या वैल्यू चाहिए थी? V1 की वैल्यू चाहिए थी। देखो सारा M1 U2 M1 ये सब के टर्म में आ गया कि नहीं? तो चलिए V1 की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे M1 प्लस M2 क्या है? मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। इसको मैं अरेंज करके M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आएगा, क्या हो जाएगा? डिवाइड M1 प्लस M2, और इसके साथ क्या है? U1 प्लस 2M2। देखो मास को एक साथ कर रहा हूं और जो वेलोसिटी है उसको ब्रैकेट के बाहर रख रहा हूं, इंटू U2। देखो अगर आपको M1 M2 U1 और U2 दिया रहे तो किस वेलोसिटी से गया, आप V1 कितना इजीली उसको निकाल सकते हो। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। यहाँ तक किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वीडियो को पॉज करना, एक बार वापस से देखना, कुछ नहीं किया है। इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा के और कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लगा के अरेंज किया है। मैंने काइनेटिक एनर्जी यहाँ नहीं यूज की है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन लगाने से हमारा जो डिजायर आउटपुट था वो इजीली हमको मिल गया है। देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के समय कितना कम से कम टाइम में हम सॉल्व कर देंगे वो अपने लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए जिस मेथड से कम समय में आ जाए हमेशा उसको अप्लाई करने का। अब V1 आ गया, सेम डेरिवेशन आप यहां से जो मैंने किया है मैं आपको होमवर्क ये दे रहा हूं। जो यहाँ पे मैंने V2 जैसे नहीं किया था यहाँ पे, ऐसे ही आप यहाँ V1 की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे सिमिलर, तो आपका V1 की वैल्यू निकल के, अभी यहाँ मैंने क्या निकाला? V1 निकाला। यहाँ जब आप V1 इक्वल टू U1 माइनस U2, और यहाँ पे जब ये ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? V1 को इस साइड लाना है, V2 माइनस U1 प्लस U2। तो जो इक्वेशन 1 थी वहां पे V1 की वैल्यू पुट करना, आपको V2 मिलेगा। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, उसको आप करना, और सिमिलर जैसे आएगा उसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। फाइनल आंसर इससे आप मैच कराना, अगर नहीं आया तो कहाँ गलती हो रही है अपने कैलकुलेशन को चेक करना। सिमिलरली इंटरचेंजिंग, जो इसका सब्स्टिट्यूट 1 है उसको मैं 2 से कर देता हूँ। एक एक ट्रिक है, सब्स्टिट्यूट 1 एंड 2, जहां 1 है वहां 2 कर दो, सेम आपका वही मिलेगा, V2 मिल जाएगा। सबसे हाँ, सब स्क्रिप्ट लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सब स्क्रिप्ट 1 एंड 2 इन द इक्वेशन 5। जो 5 का इक्वेशन आया है, इक्वेशन 5, इसको जहां 1 है वहां 2 कर दीजिए। कुछ नहीं करना है, जहां जहां 1 दिख रहा है सारा जगह 2 कर दीजिए, तो ये आ जाएगा V2 इक्वल टू, उधर क्या है? M1 है, तो यहाँ 2 कर दीजिए, M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई, नीचे तो वही रहेगा M1 प्लस M2। अब यहाँ देखो ध्यान से, क्या था? U1 था, 1 को 2 कर रहे हैं तो U2 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2M2 था तो 2M1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इनटू निकल के आएगा U1। ये हो गया इक्वेशन नंबर 5। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। अगर आप एक निकाल लोगे, इक्वेशन 4 है ना यहाँ, अगर आपने V1 निकाल लिया, आपको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, रट्टा मत मारिएगा, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ,
जहां 1 है उसको 2 कर दीजिएगा, सारा आंसर सेम आएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेशन फास्ट रखेंगे, 10-20 सेकेंड, 20 सेकेंड के अंदर आप इस फार्मूले को तुरंत डिराइव करेंगे। नहीं देखो इतना लंबा फार्मूला है, आप रटोगे, माइनस से प्लस हुआ M1 M2 से, आपका आंसर सीधा गलत हो जाएगा। इसलिए एक छोटा सा केवल अरेंज करने का होता है, तुरंत बेसिक कॉन्सेप्ट से जाना। जो क्वेश्चन आएगा, मैं क्वेश्चन भी देखना बेसिक कॉन्सेप्ट से ही कराऊंगा, फार्मूला बहुत ही कम यूज करूंगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसके कुछ अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, M1 M2 का अलग अलग केस लेके उसको हम डिराइव करते हैं, क्या क्या होते हैं एक एक करके समझते हैं। देखो उस डेरिवेशन को आप एक बार खुद से करना, V1 V2 की वेलोसिटी निकाली कैसे जाती है, अगर वो आपने समझ लिया तो कैसा भी क्वेश्चन दे जेईई या नीट, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा कोलिजन का। जितना कॉन्सेप्ट था हमने वही डिस्कस कर दिया है इलास्टिक कोलिजन के। अब इसके अलग अलग केस आते हैं, उसका एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला केस है व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मासेस कोलाइड। वहां देखो M1 M2 अलग अलग मास के थे, यहाँ M1 और M2 जो है वो सेम मास के ले रहे हैं। देखो यहाँ जो है M1, बॉडी ए भी सेम मास की है, बॉडी बी भी सेम मास की है। ए U1 स्पीड से जा रही है, ए U2 स्पीड से जा रही है। अब कोलिजन के बाद इन पे क्या इफेक्ट आएगा वो अपने को फाइंड आउट करना है, बॉडी ए और बी पे। कौन रेस्ट में होगी, कौन मूव करेगी या किस स्पीड से मूव करेगी, उसका चलो समझते हैं होता क्या है। अब देखो हम पहले जो V1 का निकाले हैं डेरिवेशन, उसी से फ्रॉम इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 देखो यहाँ मैं फर्स्ट टाइम इसलिए लिख रहा हूँ, उसको आप याद रखिएगा। जो V1 है क्या आया था, M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय, देखो 3-4 बार आप लिखोगे ना ये रट भी जाएगा, U1 प्लस 2M2, और एक याद है दूसरे को रिप्लेस कर देना है, M1 प्लस M2 इंटू U2। अब देखो M1 और M2 सेम मास के हैं, यहाँ के क्या केस है, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M। तो जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो V1 की वैल्यू क्या निकल के आएगी, M1 माइनस M2, पहला टर्म तो जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2M बाई 2M इंटू U2। V1 इक्वल टू 2M डिवाइडेड बाई M प्लस M क्या हो जाएगा 2M, पहला टर्म जीरो हो जाएगा, इंटू U2। यही होगा ना। जब इसको हम 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, M से M कैंसिल हो जाएगा, V1 की वैल्यू निकल के आई U2। तो जो ये वेलोसिटी है वो किस स्पीड से जाएगा, ये जाएगा आपका U2 स्पीड से। यहाँ ध्यान से देखो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही है कोलिजन के बाद। इसी तरह V2 भी निकालते हैं क्या होगा। अब V2 के लिए क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5 क्या था, V2 की वैल्यू निकाले थे, V2 इक्वल टू M2 माइनस M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू कितना आएगा आपका U2 प्लस 2M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। देखो अभी आगे हम जो और केस लेंगे ना डायरेक्ट इसको यूज करेंगे, यहाँ मैं फार्मूला सारे का लिख दिया हूँ V1 और V2 का। अब देखो जब यहाँ M1 बराबर M2 है तो पहला टर्म क्या आ जाएगा, ये तो आपका जीरो हो जाएगा, और V2 क्या बचेगी, ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, M माइनस M करोगे जीरो होगा, यहाँ आएगा 2M1। M1 की वैल्यू क्या है, M ही है, तो 2M डिवाइडेड बाई M प्लस M, 2M इंटू U1। तो V2 की वैल्यू निकल के आई U1। देखो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया। अगर सेम मास के दो बॉडी आपस में टकरा रहे हैं तो उनका वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। आपने देखा होगा रोड पे अगर दो बाइक सेम मास की है, जो सेम राइडर चला रहा है, अगर आपस में आके टकराती हैं तो आपने देखा होगा जिस स्पीड से पहली आ रही थी उस टकराने के बाद उसी स्पीड से दूसरी जाएगी और दूसरी का पहला ट्रांसफर दे देगा। चलो इसको यहाँ मैं वर्ड में लिख देता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेलोसिटी, वेलोसिटी देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 4 पॉइंट में डिस्कस करने वाला हूँ। क्वेश्चन इन्हीं सब पॉइंट पे बनेंगे।
या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस पे बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस आते हैं कि दो सिमिलर मास के बॉडी आपस में मूव कर रहे हैं, टकराने के बाद उनकी वेलोसिटी पे क्या चेंजेस आएगा। पीवाईक्यू क्वेश्चन उठा के देखना, उसमें ये सब टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर सेम मास की बॉडी आपस में टकरा रही हैं तो दोनों का वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाता है। देखो यहाँ प्रूफ के साथ मैंने दिखाया आपको। चलो अब अगला केस लेते हैं। व्हेन अ बॉडी कोलाइड्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ इक्वल मास। अभी यहाँ देखो दोनों बॉडी मूव कर रही थी। अब अगला केस है कि एक बॉडी को रेस्ट में ले लेते हैं और दोनों का मास इक्वल है। एम ए यू वेलोसिटी से u1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगली बॉडी रेस्ट में है, इसका भी मास m है, इसका नाम a, इसका नाम b। अब टकराने के टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ दे देते हैं u2 बराबर 0, बॉडी रेस्ट में है। अब m1 ये पहली बॉडी जो a थी, ये आके इससे टकराई। अब टकराने के बाद इनके में क्या आएगा, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। a की स्पीड में क्या होगा और b की स्पीड में क्या आएगा, m और m। अभी फार्मूले से देखते हैं, जो निकल के आएगा तब उसको हम यहाँ पे डालते हैं। तो चलो सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 4 हमें v1 चाहिए। v1 चाहिए ना, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब यहाँ ध्यान से देखो, खुलाएगा इक्वल मास मैंने लिया है। m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m है, और दूसरा केस क्या है, u2 बराबर 0 है। अब v1 चाहिए, v1 इक्वल टू जो यहाँ पे लिखा था इक्वेशन 4, यही है ना आपका इक्वेशन 4। इसमें m1 m2 0 हो जाएगा, m1 दोनों बराबर है तो पहला टर्म 0 हो जाएगा, और u2 भी बराबर 0 है तो v1 आपका क्या निकल के आएगा, v1 निकल के आएगा 0। देखो इक्वेशन 4, यहाँ पे v1 का फार्मूला जो दिया हुआ था वहां पे आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे, m1 बराबर m2 इक्वल टू m, और u2 की वैल्यू 0 डालेंगे तो v1 निकल के आएगा 0। मतलब ए बॉडी आपका जो v1 निकल के आई है, v1 बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये बॉडी ऑलमोस्ट रेस्ट में आ चुकी है। अब देखते हैं v2 पे क्या असर आएगा। फ्रॉम, एक मिनट इसका कलर चेंज कर देता हूं। v इक्वल टू 0 हो गई इसकी वेलोसिटी, जो बॉडी ए थी। अब फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन 5 क्या था, उससे वेलोसिटी v2 की आती थी, v2 इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे m1 बराबर m2 डालो, m1 बराबर m2 डालोगे तो ये क्या निकल के आएगा, पहला टर्म 0 हो जाएगा, और u1 वेलोसिटी से आ रही थी तो चलो इसको ये आ जाएगा 2m बाई 2m इंटू u1, 2m बाई 2m इंटू u1, तो V2 निकल के आई है U1। तो देखो जो बॉडी रेस्ट में थी, अगर सेम मास की है, एक बॉडी रेस्ट में है, दूसरी बॉडी आके इस पे टकराई, तो जो दूसरी बॉडी थी वो उसी स्पीड से जाने लगेगी। क्या इस स्पीड से आ रही थी, U1। तो जो V2 की स्पीड आई है वो किसके बराबर आई है, U1 के बराबर। यहाँ से आप प्रूफ के साथ देख सकते हो। ये भी क्वेश्चन में पूछता है कि एक बॉडी, दो बॉडी है सेम मास की है, एक बॉडी स्टेशनरी है, दूसरी बॉडी उस पर आके टकराएगी तो उनके वेलोसिटी पे क्या चेंजेस आएगा। तो पहली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और दूसरी बॉडी पहली बॉडी के स्पीड से मूव करने लगेगी। तो यहाँ लिख देता हूं, आफ्टर द कोलिजन द फर्स्ट बॉडी कम्स टू रेस्ट while second body moves with the initial velocity of the first। यहाँ पे देखो आप डेरिवेशन के साथ मैंने उसको दिखा दिया है। चलिए अब अगला पॉइंट, दो केस तो हो गए, अब ले लेते हैं कि एक एक बॉडी जो है वो बहुत हैवी है और एक बॉडी जो है बहुत कम मास का है। तो इसके भी दो केस बनेंगे, एक बार पहली बॉडी को मूव कराओ, एक बार दूसरी बॉडी को। तो चलिए दोनों केस को डिस्कस करते हैं। अब देखो यहाँ पे मास जो है अलग अलग है। When a light body collides against a massive stationary body। अभी एक क्या केस है कि एक ट्रेन है, वो पटरी पे रुकी हुई है और एक बाइक वाला आके सामने से ठोक रहा है ट्रेन को, तो क्या होगा, ये वैसा केस यहाँ पे बन रहा है। m2, और ये रेस्ट पे है तो u2 की वैल्यू कितनी है, u2 बराबर 0 है, और ये m2 बहुत हैवी बॉडी है, टकराने के बाद क्या होगा,
उसका हम जब अपना डेरिवेशन निकालेंगे तब डिस्कस करेंगे कि इनकी वेलोसिटी पे कमेंट ए बी। ये है m1 और इधर है m2। चलिए निकालते हैं V1 और V2 पे क्या इफेक्ट आएगा। देखो जो ये रेस्ट में है ये बहुत ही हैवी बॉडी है, तो यहाँ लिख देता हूँ m2 ग्रेटर देन m1। अब देखो यार ट्रेन का मास कितना ज्यादा होता है अगर वो पटरी पे रुकी है, और एक अगर बाइक वाला ठोक रहा है उसका मास कितना ज्यादा कितना कम है, तो उस कंपैरिजन में हम बाइक के मास को नेग्लिजिबल कर सकते हैं कि नहीं ट्रेन के कंपैरिजन में, और U2 बराबर 0 है। तो चलो यहाँ पे निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4। जो हमने इक्वेशन 4 डिराइव किया था वहां से क्या निकल के आएगा V1। V1 बराबर, चलो एक बार मैं इक्वेशन 4 को फिर से लिख ही देता हूँ। m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू क्या था 1 है इधर, तो इधर भी 1 ही आएगा u1 प्लस, अब यहाँ 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। देखो आप भी 5-6 बार लिखोगे ना, जैसे मुझे याद है तुरंत आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ m2 की वैल्यू जो है वो m1 के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा है m2 की, तो m1 को हम ऑलमोस्ट क्या मान सकते हैं 0 मान देंगे, और U2 आपका क्या है 0 है। अगर ये 0 है तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि U2 0 है। और यहाँ पे रखते हैं V1 बराबर, M1 को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान देते हैं, यहाँ M1 इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा नेग्लिजिबल। तो जब यहाँ पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, M1 को हटा दो माइनस M2 U1 डिवाइडेड बाई M, यहाँ क्या निकल के आएगा M2। M1 को तो निग्लिजिबल कर दें, M2 से M2 कैंसिल हो गया, V1 निकल के आई है माइनस U1। देखो कितना इंपॉर्टेंट आया कि अगर आपने बाइक से ट्रेन को ठोका, जिस स्पीड से आपने ट्रेन को ठोका है, अगर ट्रेन रेस्ट में है उसी स्पीड से आप पीछे की तरफ फेंकाओगे। आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कभी, अगर एक दीवार है वो रेस्ट में है और दीवार पे आप साइकिल या बाइक से टकराते हो, तो जिस स्पीड से टकराई है उसी स्पीड से वो वापस आती है। तो चलो यहाँ इसका क्या हुआ है, U1 से आ रहा था, अब A1 उसके अपोजिट डायरेक्शन में U1 स्पीड से जाने लगेगा। देखो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ डेरिवेशन के साथ। ये सब केस को अच्छे से समझिए, इसी सब पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देखिएगा भी जब एग्जाम्स होंगे, और जितना पॉइंट मैंने बोला था देखा होगा जेईई मेन में सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है, इसलिए कोई भी पॉइंट को इग्नोर मत कीजिए, टाइम दे के अच्छे से सीखिए। एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए ना तो क्वेश्चन कैसा भी पूछेगा आप उसको इजीली कर दोगे। V2 बराबर M2, M1 इक्वेशन 5 जो आया था किसके लिए आया था, V2 की हम वेलोसिटी निकाल रहे थे। M1 U2 प्लस 2M1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 इंटू U1। अब देखो M1 को निग्लिजिबल हमने माना है और U2 क्या है 0 है, तो U2 अगर 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि U2 अपना 0 है, जो हैवी मास है वो रेस्ट में है। बचेगा क्या है सेकंड वाला, सेकंड वाले पे देखो M1 ऑलमोस्ट टेंड्स टू क्या है, M1 को हमने क्या माना है अप्रॉक्स नेग्लिजिबल माना है, तो मतलब जो आपकी V2 की वेलोसिटी आएगी वो ऑलमोस्ट आपका क्या आएगा V2। अगर ये M1 नेग्लिजिबल है तो V2 ऑलमोस्ट टेंड्स टू 0। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा लेकिन जो आएगा उसको हम उसके कंपैरिजन 0 मान सकते हैं, उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं आएगा। इतना मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत माइनर सा डिस्प्लेसमेंट होगा जो आपको नॉर्मल दिखेगा भी नहीं। तो यहाँ पे क्या आया इसको अब लिख देते हैं। तो जो V2 की वैल्यू आई है, ये किसकी वैल्यू आई है V1 की, और जो V2 की वैल्यू आई है ये ऑलमोस्ट क्या निकल के आई है 0। तो यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर एक हैवी मास रेस्ट में है, कोई लाइट मास आके उससे टकराता है, तो जिस स्पीड से वो टकराया है उसी स्पीड से वापस रीबाउंस होगा, और जो इस रेस्ट में था उसकी वेलोसिटी पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, अप्रॉक्स वो 0 होगी। तो चलिए यहाँ उसको मैं लैंग्वेज में लिख देता हूँ, लाइट बॉडी रीबाउंड्स, रिबाउंड्स मतलब जिस स्पीड से टकराए उसी स्पीड से वापस आएगी, रिबाउंड्स आफ्टर द कोलिजन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना
पीवाईक्यू में देखो इन्हीं सब पे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। विथ एन इक्वल एंड सेम वेलोसिटी से आएगी, लेकिन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, अपोजिट वेलोसिटी। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आ गया होगा। अभी देखो यहाँ हमने केस लिया हैवी मास आपका मूव कर रहा था। अब अगला केस लेते हैं कि जो आपका लाइट मास है, When a massive body collided against a light stationary body, अगर कोई एक हैवी मास आके एक जो कम मास का है उसमें टकराता है तो क्या होगा, उसको हम देखेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई एक ट्रक है, वो आके एक साइकिल खड़ी है उसको टकराती है, तो उसके स्पीड पे क्या चेंजेस आएगा उसको हम यहाँ पे कंपेरिजन करते हैं। तो चलिए बना देते हैं दो बॉडी। एक है M1, ए है M1 को अभी हम हैवी ले रहे हैं, ए U1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और एक लाइट मास है M2 जो किस में है, रेस्ट में है। ए बी, ये किस में है, रेस्ट में है, तो मतलब U2 बराबर 0 है। अब टकराने के बाद क्या होगा वो सबका जब जो जो वेलोसिटी आएगा तब नोट करेंगे। ए बी, यहाँ M1 और यहाँ M2। अब सिनेरियो उसका उल्टा है, अभी जो लाइट मास है वो रेस्ट में है। जो अभी एक ट्रक और एक साइकिल का सीन लीजिए, जो ट्रक है वो मूव कर रही है और साइकिल रेस्ट में है, और ट्रक ने आके साइकिल को ठोका तो क्या होगा उसको देखते हैं कि किस स्पीड से जाएगी। चलो अभी क्या क्या केस है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे जो M1 है आपका वो बहुत ही ज्यादा है कंपेरिजन टू M2 के, और क्या है दूसरा U2 बराबर 0 है। अब हमें क्या चाहिए, V1 चाहिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 जो हमने फर्स्ट टाइम डिराइव किया था, इक्वेशन 4 V1 बराबर, वहां पे M2 को ऑलमोस्ट आप क्या डालोगे, निग्लिजिबल डालो। यहाँ पे M2 को निग्लिजिबल डालो तो क्या निकल के आएगा, M1 U1 बाई M2 चला गया है M1, तो यहाँ क्या हम लिख सकते हैं, V1 बराबर M1 U1 डिवाइडेड बाई M1। और देखो दूसरा टर्म U2 तो 0 है, तो ये टर्म आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही निकल के आएगा, और निकल के V1 की वैल्यू निकल के आएगी U1। तो देखो जिस स्पीड से हैवी मास आ रहा था उसके स्पीड में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हैं, वो सेम मास से, सॉरी सेम वेलोसिटी से चलता रहेगा। अब देखो यार, अगर ट्रक साइकिल को ठोकेगी, आपने देखा होगा, तो क्या ट्रक के स्पीड में कुछ चेंज आता है, ट्रक तो जिस स्पीड से जा रही थी उसी स्पीड से निकल जाती है। तो वही यहाँ आप प्रूफ के साथ देख रहे हैं कि अगर उसने जब भी कोलाइड हुआ, जिस स्पीड से हैवी मास आ रहा था उसके वेलोसिटी में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। अब जिसको मारा है, मानो साइकिल को उसने मारा है, ठोका है, तो साइकिल किस स्पीड से जाएगी उसको निकालते हैं। उसके लिए क्या है, फ्रॉम इक्वेशन इक्वेशन 5 का यूज करते हैं, जिससे हमें वेलोसिटी V2 मिलती है। अब यहाँ पे आप इक्वेशन 5 यही था, इसमें आप M2 जो है वो M1 के कंपैरिजन में बहुत ही कम है ना, यही केस है ना। और U2 क्या है आपका, 0 है, तो पहला टर्म आपका 0 हो जाएगा, यहाँ निकल के आएगा 2M1 बाई M1 इंटू U2, V2 की वैल्यू निकल के आई 2M1 U1 डिवाइडेड बाई M1, M1 से M1 कैंसिल हो गया, V2 की वैल्यू निकल के आई है 2U1, देख सकते हो यहाँ से। तो अगर ट्रक ने मारा साइकिल को, तो जो ट्रक की स्पीड थी उसके डबल स्पीड से साइकिल दूर जाएगी, तो M2 की स्पीड कितने हो जाएगी, 2U1। यहाँ आप देख सकते हो, जब भी ये आपने प्रैक्टिकली भी अनुभव किया होगा कि अगर एक लाइट मास है और एक हैवी मास, जैसे एक ट्रक है एक साइकिल है, अगर ट्रक ने साइकिल को ठोका तो साइकिल ट्रक के स्पीड के 2 गुने स्पीड से दूर जाएगी टकराने के बाद, और गिरने के बाद जानते ही हो एक्सीडेंट में हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। आई होप आपको ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि उनकी वेलोसिटी कैसे आपस में एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। चलिए इसको वर्ड के फॉर्मेट में लिख देता हूं। ये इसके 4 केसेस आज के थे इलास्टिक कोलिजन के। तो यहाँ वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी क्या था, पहला वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी जो हैवी बॉडी थी, वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी रिमेन्स
ऑलमोस्ट अनचेंज, देखो ऑलमोस्ट लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं, ऑलमोस्ट अनचेंज्ड। जिस स्पीड से आ रही थी वो उसी स्पीड से जाएगी मैसिव बॉडी, व्हाइल द लाइट बॉडी। देखो यार, ये सब क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए मैं इतना आपको टाइम देके ये सब सिखा रहा हूँ, इसको अच्छे से सीख लीजिए। व्हाइल द लाइट बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, और नोट्स आप खुद का एक बनाते रहिए। और अगर आपको नोट्स का रेफरेंस भी चाहिए तो मैं टेलीग्राम में ये सब डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड करके, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप खुद का नोट्स बनाएं। जो अपना नोट्स होता है ना, वहां से आप अच्छे से समझ सकते हो, इसको केवल एज ए रेफरेंस के लिए यूज करिएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, जो वहां आपको दिखाया है वही वर्ड के फॉर्मेट में यहाँ लिख दिया हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी रिमेन्स ऑलमोस्ट अनचेंज्ड व्हाइल द लाइट बॉडी स्टार्ट्स मूविंग विथ ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ द मैसिव बॉडी। यहाँ आप देख सकते हो कि जो M2 है उसकी स्पीड टकराने के बाद डबल स्पीड से मूव कर रही है। ये है बिफोर कोलिजन और इधर है आफ्टर कोलिजन। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करिए। कमेंट का दो मीडियम है, या तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करिए। अगर कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं सॉल्व हो रहा है, वहां आपको उसका सॉल्यूशंस भी मिलेगा। तो आई होप आज का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग भी हमारे चैनल से अपने फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको गारंटी दिलाता हूं कि फिजिक्स में उनका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में जेईई मेन का एग्जाम्स हुआ था, और जितना चैप्टर हमने कवर किया था सारे क्वेश्चन हमारे ही नोट से आए थे। और जो लोग अभी वीडियो देख रहे हो, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जब अगला एग्जाम होगा, नीट हो या जेईई का फेज 2 होगा, उस समय भी मैं ऐसे ही सीरीज लेके आऊंगा, और आप देखना कि सारे क्वेश्चन नोट से ही आएंगे। इसलिए आप ट्रस्ट करके पूरा फॉलो करिए, मैं गारंटी दे रहा हूं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो आपको कैसा लग रहा है। अगले सेशन में जो इसका इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बचा है उसको कवर करेंगे। जितना थ्योरेटिकल पार्ट है वर्क पावर एनर्जी का, वो ऑलमोस्ट डन हो जाएगा। एक सेशन उसके बाद और लेके आऊंगा जिसमें हम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आगे आने वाले सेशन सारे इम्पॉर्टेंट हैं, एक भी मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा और फीडबैक जरूर दीजिए इसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सेशन समाप्त करता हूं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये ताकि उन लोगों तक पहुंचे जिसको इसकी ज़रूरत है, जो अच्छी कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, अच्छे कंटेंट नहीं मिलते। उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट पैसों की अभाव में वो अच्छा कंटेंट उनको नहीं मिल पाता है। मेरा चैनल शुरू करने का मोटो ही है कि उन तक मैं एकदम ईजी कॉन्सेप्ट, जो आप देखोगे कि जो टॉप की कोचिंगें हैं उस लेवल का कंटेंट मैं आपको डिलीवर करता हूं, और मैंने प्रूफ के साथ भी आपको दिखाया है कि जो आपको सिखाता हूं एग्जाम में वही आता है। मैं पूरी सेशन एग्जाम ओरिएंटेड ही होती है, एग्जाम के बाहर मैं आपको कुछ भी नहीं पढ़ाता हूं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।